Students, welcome to you CR International School online classes. Now let us start our chapter power saving political science का lesson 1 जिसका नाम है पावर सेविंग सत्ता की साझेदारी। उसी को कंटिन्यू करते हुए असाइनमेंट 40 को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक कि सत्ता की साझेदारी, सत्ता का बंटवारा होना चाहिए या नहीं, या होने से इसके क्या परिणाम निकलते हैं और ना होने से इसकी क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए सत्ता की साझेदारी के युक्ति परक या नैतिक परक दो तर्क हैं। कौन कौन से? एक युक्ति परक, दूसरा नैतिक परक। एक चीज और आप पहले जान लें कि ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये मत सोचिए कि मैडम हर क्वेश्चन को ये कह देती है मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपका एक लेसन में से 3 नंबर का, एक 5 नंबर का, एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये 3 नंबर और 5 नंबर में दोनों मार्क्स में ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर ध्यान देते हुए चलो। थोड़ा मुश्किल है लेकिन समझ आने के बाद बिल्कुल लीजिए। देखिए अगर सत्ता की साझेदारी के तर्क पूछता है, कारण पूछता है एग्जामिनर, तो उसके कारण ये है दो। कौन कौन से? युक्तिपरक कारण या युक्तिपरक तर्क, या फिर हम कह सकते हैं इसे विवेकपूर्ण तर्क, विवेक ज्ञान के आधार पर दिया गया तर्क। और दूसरा तर्क होता है नैतिक तर्क, नैतिक का मूल्य यानी नैतिकता पर आधारित कारण। इसके दो तर्क या दो कारण दिए गए हैं किसके? सत्ता की साझेदारी के। कैसे? कि युक्तिपरक तर्क में सबसे पहला पॉइंट है युक्तिपरक तर्क, यानी विवेक के आधार पर जो तर्क दिया गया है उसका अवलोकन किया गया है, ऐसे ही नहीं दिया गया है, उसका अवलोकन किया गया है और ये सिद्ध किया गया कि यह लाभ हानि की गणना पर आधारित है। यदि हम देखते हैं कि विवेकपूर्ण तर्क जब देख लिया गया कि इस तर्क सत्ता की साझेदारी की गई तो उससे क्या लाभ मिले और क्या नुकसान हुए, इस तर्क को देखने के बाद ये हासिल हुआ कि विवेकपूर्ण तर्क में सत्ता लाभ हानि की गणना पर आधारित है। देखिए मैं इसका एक एग्जांपल देकर बताऊं। जैसे कि नेपाल में सरकार का गठन हुआ, लोकतांत्रिक सरकार का, लोकतांत्रिक सरकार के गठन के बाद वहां पर एक माओवादी समूह था जो सशस्त्र क्रांतिकारी था, यानी अस्त्र शस्त्रों के साथ लड़ने पर बल देता था, बहुत शक्तिशाली था। नेपाल का माओवादी, इसमें बहुत सारे संगठन मिलकर सहयोग देते थे। तो जब इसने आंदोलन छेड़ा तो नेपाल सरकार को इसे भी हिस्सा देना पड़ा। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर समूहों में टकराव हुआ, जिसके कारण यहाँ पर सरकार को क्या लगा, हिस्सा देना चाहिए, इसलिए दिया गया। तो ये लाभ हानि की ये गणना की गई। उसके पश्चात सामाजिक समूह, समाज में अनेक तरह के समूह हैं, जनजातीय समूह, जातीय समूह, दलित समूह, समृद्ध समूह या बहुसंख्यक समूह, अल्पसंख्यक समूह या किसी भी भाषा को बोलने वाले समूह। तो उनके बीच युक्तिपरक तर्क में ये देखा गया कि ये टकराव की भावना को कम करता है। युक्तिपरक का मतलब यही है कि ध्यान दिया जाना और फिर ध्यान देने के बाद निष्कर्ष निकालना कि किस तरह से उसके परिणाम आते हैं, किस तरह से उसमें फायदा होता है या नुकसान होता है अगर सत्ता की साझेदारी की जाती है। तो सामाजिक समूहों के बीच टकराव की भावना को कम करता है कौन? सत्ता की साझेदारी का रूप। जैसे कि आपको एग्जांपल देती हूँ, बेल्जियम में वहां पर सत्ता की साझेदारी की गई। देखो जब डच भाषी और फ्रेंच भाषियों में वहां पर विवाद छिड़ा, संघर्ष हुआ, तो क्या हुआ कि आपस में समाज में ये देखा गया कि दोनों समूहों के बीच वहां टकराव हो रहा है। जर्मन तो बिल्कुल वन साइडेड हो गए, 1% पे तो उनका कोई वहां पे गणना ही नहीं, कोई रोल नहीं हुआ। आपस में दोनों ये समूह, क्योंकि ये कभी राजधानी में ज्यादा हो जाते थे, कभी देश में, तो इनमें विवाद चला। तो क्या देखा गया कि सामाजिक समूहों के बीच ये टकराव हो रहा है, तो वहां के नेताओं ने मिलकर बैठक की, मीटिंग की और क्या निष्कर्ष निकाला कि सत्ता का बंटवारा कर दिया जाए। कैसे किया गया? केंद्र सरकार की
शक्तियां राज्य सरकार के पास थी। और फिर एक तीसरी सरकार, कौन सी, जो मैं हर रोज आपको याद दिला रही हूँ, सामुदायिक सरकार। तीसरी सरकार की, तीसरे लेवल की सरकार का गठन किया गया, जिससे क्या हुआ कि गृह युद्ध की स्थिति टल गई। वहां पर संघर्ष जो था वो वहीं संभाल लिया गया और दोनों सामाजिक समूहों के बीच जो टकराव होना था उसकी संभावना कम हो गई। तो ये युक्तिपरक ही हुआ ना, ज्ञान के आधार पर ही लिया गया ना ये फैसला, कि दिमाग से लिया गया, आपस में क्षेत्रीय समानताओं को देखा गया, भाषाओं के आधार पर देखा गया कि संघर्ष हो सकता है, नेताओं ने मिलकर मीटिंग की और इस स्थिति को वहीं संभाल लिया गया। इसके पश्चात आप देखिए तीसरा पॉइंट आता है, राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित करता है। कौन? सत्ता की साझेदारी का रूप। राजनीतिक सत्ता की स्थिरता यानी राजनीति में उथल पुथल ना हो, सरकारें ना बदले, या देश में विद्रोह ना हो, दंगे फसाद ना हो, नागरिक संतुष्ट हो। अगर इस तरह की समस्याएं आती हैं, नागरिक असंतुष्ट हैं, आए दिन झगड़े होते हैं, नए नए टकराव होते हैं दोनों तीनों समूहों के बीच, तो उससे क्या होता है कि राजनीति भी प्रभावित होती है, स्थिर नहीं रहती है। उसका ध्यान राज्यों के झगड़ों को सुलझाने में लग जाएगा, देश की इस तरह की समस्याओं में जाएगा। वो कभी भी स्थिर रहकर देश की भलाई के लिए काम नहीं कर पाएंगे। सरकारों का ध्यान कई जगह पर बढ़ जाएगा, तो वो राजनीतिक अस्थिरता को धारण कर लेता है। जैसे कि देखो, अगर यहाँ पर बेल्जियम में, उदाहरण दे रही हूँ मैं, फिर एक एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर रही हूँ, समझ आएगा इसलिए, कि बेल्जियम में जब दोनों ग्रुपों के बीच टकराव हुआ तो क्या हुआ, वहां पर राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए ही तो तीसरी सरकार का गठन किया गया, जिसे भाषा, शिक्षा और संस्कृति संबंधी मामले दिए गए, ताकि वो सुलझा सके इन फैसलों को अपने लेवल पर और सभी नागरिकों को संतुष्टि हो, उनके हितों का ध्यान रखा गया है, ऐसा उन्हें अनुभूति हो। इस कारण वहां पर ऐसा कहा गया कि जो बेल्जियम की सरकार थी उसने एक सूझबूझ के साथ बहुत युक्तिपरक तर्क से फैसला लिया जो राजनीतिक स्थिरता को निश्चित करता है। लेकिन इसके विपरीत आपको नैतिक तर्क में मैं बताऊंगी कि श्रीलंका की सरकार ने ये राजनीतिक स्थिरता को निश्चित करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ना किसी सरकार का गठन किया, ना अल्पसंख्यकों की तरफ ध्यान दिया, तो वहां झगड़ा हुआ। लेकिन यहाँ स्थिति संभल गई और गृह युद्ध टल गया। उसके पश्चात देखो अगला पॉइंट, अल्पसंख्यकों के हितों पर ध्यान। यहाँ पर जो भी अल्पसंख्यक समुदाय था, कौन सा था अल्पसंख्यक समुदाय? डच भाषी, तो उनके हितों की तरफ ध्यान दिया गया। वो जैसे, और हमारे भारत में अल्पसंख्यक समुदाय कौन से हैं? जैसे कि भारत में है बौद्ध, जैनी, या फिर स्त्रियों के समुदाय की तरफ ध्यान दिया जाता है। इनको आरक्षण की व्यवस्था है, दलित जाति है, जनजातीय समूह है, ये हमारे इस तरह के अल्पसंख्यक समुदाय हैं जिनकी तरफ हमारी सरकार प्रयासरत है। इन्हें आरक्षण देकर सबके साथ समानता का व्यवहार करने के लिए इनकी तरफ अग्रसर है और इन्हें आरक्षण जैसी सुविधाएं, इन्हें नौकरियों में, रोजगार में अवसरों की समानता देकर आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह से जो सत्ता की साझेदारी है, युक्तिपरक का पांचवा पॉइंट क्या बनता है कि विभिन्न समूहों को अतिक्रमण से रोकता है। अतिक्रमण का मतलब है उन्हें विभिन्न समूहों में आपस में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न होना, जिससे क्रोध होगा, झगड़े होंगे, जुलूस होंगे, रैलियां निकलेंगी, आंदोलन होंगे, मारकाट मचेगी, देश में दंगे होंगे, और फिर क्या होगा कि सरकार अपनी मनमानी करेगी, जिस भी ग्रुप का पक्ष लेगी उसको सहयोग देगी, बाकी दूसरे का अतिक्रमण, उसको समूल नाश करने की सोचेगी। तो इस तरह से सत्ता बढ़ाने के लालच में कुछ जो बड़े दल होते हैं या सरकारें होती हैं वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन युक्तिपरक से ये साबित हुआ कि अगर सत्ता की साझेदारी कर दी जाए तो ये रुक सकता है। ये जो साझेदारी है इससे विभिन्न तरह की क्या चीजें रुक सकती हैं? अल्पसंख्यकों से का जो अलगाव होता है वो रुक सकता है, राजनीतिक स्थिरता कायम रह सकती है, टकराव की भावना कम की जा सकती है और देश में शांति और एकता की स्थापना की जा सकती है। ये थे हमारे युक्तिपरक तर्क। अब हम आते हैं अपने नैतिक तर्क, जो कि सत्ता की साझेदारी का दूसरा पॉइंट है। कौन सा? नैतिक तर्क। अब नैतिक तर्क वो होता है
जिसे हम कह देते हैं कि नैतिकता के आधार पर इतना तो होना ही चाहिए, इतनी तो नैतिकता होनी ही चाहिए, तो ये नैतिकता कहलाते हैं। जैसे कि पूर्ण रूप से ये नैतिकता पर आधारित होते हैं। लोकतंत्र की आत्मा कही जाती है, इसलिए भी सत्ता की साझेदारी कर देनी चाहिए। नैतिक तर्क इस बात पर जोर देता है कि जो ये नागरिक हैं, ये लोकतंत्र की आत्मा है, और जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं किसी भी देश में, उनके बीच सत्ता को बांट दिया जाए। सत्ता की साझेदारी का जो नैतिक तर्क है वो ये कहता है कि जो पूरे नागरिक हैं वो किसी शासन व्यवस्था के अंदर रहकर लोकतंत्र की आत्मा के रूप में काम करते हैं, सरकार से काम करवाते हैं, सरकार का चयन करता है, ना कि एक प्रजा के रूप में ही रह जाते हैं। इस तरह से ये एक नैतिक तर्क बनता है, इसलिए भी सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए, ये कहा जाता है। उसके बाद भागीदारी के माध्यम से सभी समूह सत्ता में भाग लेते हैं, और ना केवल भाग ही लेते हैं, वे शासन कार्यों में परामर्श तथा जानने का अधिकार भी रखते हैं। जहां उन्हें लगता है कि हमें यहाँ सरकार की कुछ कमियां लग रही है, या ये नीति सही से नहीं हुई, या किस अधिकार के अंतर्गत, किस संविधान, किस कानून के अंतर्गत ये निर्णय हुआ है, तो उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। RIT एक अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसके अनुसार वो किसी भी चीज की जानकारी ले सकते हैं, सरकारी अधिकारियों की, मंत्रियों की, या किसी और चीज के बारे में पूछना चाहें तो। और सबसे बड़ी बात ये भागीदारी के माध्यम से, भागीदारी कैसे, वोट डालकर सरकार का चयन कर सकते हैं, और भागीदारी के माध्यम से अगर संतुष्ट नहीं है तो सरकार को बदल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस भागीदारी के माध्यम से सभी समूह, चाहे वो कोई भी है, वो सत्ता पर शासन करते हैं। इसका अगला पॉइंट है, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण इस बात का एग्जाम्पल है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण भारत में कैसे किया गया, केंद्र सरकार है, उसके पश्चात कुछ शक्तियां राज्य सरकारों को दे दी, उसके बाद कुछ शक्तियां स्थानीय सरकारों को, जैसे ग्राम पंचायत होगी, नगर पालिकाएं होगी, उनके पास है। तो इस तरह से, और दूर क्यों जाना, भारत को ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ साथ राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारों को शक्तियां देने से क्या हुआ है कि राज्य का कार्य सुचारू रूप से चला है, नागरिक भी संतुष्ट हैं, और शासन व्यवस्था भी सही ढंग से चल रही है, और विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो राज्य स्तर पर राज्य मसले सुलझ जाते हैं, स्थानीय स्तर पर स्थानीय मसले सुलझ जाते हैं। इस प्रकार ये सत्ता के युक्तिपरक और नैतिक तर्क थे। अब हम चलते हैं अगले अपने पॉइंट पर। अब हम आते हैं इस सवाल पर कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। देखिए, वो थे सत्ता के कारण, साझेदारी की क्यों की जानी चाहिए, तर्क भी थे उसके बारे में, एक नैतिक तर्क था, दूसरा युक्तिपरक तर्क था। अब सवाल उठता है कि तर्क और कारणों की जरूरत क्यों पड़ती है, सत्ता की साझेदारी है ही क्यों जरूरी। तो देखिए, देश की एकता को बनाए रखने के लिए, जैसे कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की सुनी गई, उन्हीं के आधार पर फैसले लिए गए, तमिलों को अलगावपन की भावना हुई, उनकी जितनी भी मांगे थी उनको नकारा गया, बाद में संघर्ष हुए, फिर पहले तो उन्होंने आर्थिक विकास के लिए, बाद में शिक्षा के लिए संघर्ष किए, तब उनकी मांगे सुनी गई। तो इस तरह से देश के एकता में तो बाधा आई ना, अखंडता तो हुई ना, अशांति का माहौल बन गया, अशांति हो गई पूरे देश में, नागरिक असंतुष्ट, शरणार्थी बनकर जाने लगे। तो इससे क्या हुआ कि सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है। 3-4 पॉइंट मैं उन दोनों कारणों में बता चुकी हूँ। 5 पॉइंट का क्वेश्चन बने तो चौथा पॉइंट आप यहाँ से उठा सकते हो कि देश की एकता की रक्षा करने के लिए, बनाए रखने के लिए उसे हमें जो उदाहरण दे सकते हो श्रीलंका का, कि वहां बहुसंख्यक समुदाय की सुनी गई, अल्पसंख्यकों को दबाया गया, तो जिसका परिणाम क्या निकला, वहां पर गृह युद्ध हुआ, आपस में लोगों में संघर्ष हुए, तनाव की स्थिति बनी और अस्थिरता का माहौल बना। उसके पश्चात क्षेत्रीय सरकारों का गठन और सामुदायिक सरकार की स्थापना, समान प्रतिनिधित्व की भावना हुई बेल्जियम में। उदाहरण दे सकते दोनों का, अल्पसंख्यकों के हितों की और उनकी भागीदारी को नेगलेक्ट कर दिया गया था। कहां पर, श्रीलंका में। तो वहां पर स्थिति बिल्कुल उलट हो गई। लेकिन बेल्जियम में क्षेत्रीय सरकार को गठन किया गया, नागरिकों की संतुष्टि के लिए सामुदायिक सरकार का गठन हुआ, समान प्रतिनिधित्व की जो उन्होंने मांगे रखी थी उसको स्वीकारा गया कि हाँ ये होना चाहिए बेल्जियम में। तो इस कारण से वहां पर स्थिति संभली
अलगावपन की भावना दूर हुई, देश के नागरिकों को सम्मान की अनुभूति हुई और राजनीतिक स्थिरता बनी। आपको एग्जाम्पल देकर बताने चाहिए ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए। उसके बाद लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? अगर हम बार बार ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र कहता है सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए, तो इसकी मूल बात क्या है, मूल सिद्धांत क्या है? जनता ही समस्त राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। यानी कि जो सरकार बनती है, मंत्री बनते हैं या राज्य की जो भी बड़े कार्य हैं वो जो होते हैं उनमें जनता की भागीदारी होती है और होनी चाहिए। किस तरह से अपने प्रतिनिधियों के रूप में वो चुनकर भेजते हैं या किसी ना किसी संस्थाओं के माध्यम से वो अपना शासन चलाते हैं। जो संस्थाएं हैं कोई दीवारों से, कोई आपकी उससे बिल्डिंग से तो नहीं बनती ना, उसमें भी इंसान काम करते हैं और वो कौन होते हैं? आपके नागरिक ही होते हैं, या तो प्रतिनिधि होंगे या संस्थाओं का कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो आप लोग वहां तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है कि जनता ही राज्य चलाती है। एक तरह से सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता किसके हाथ में? जनता के हाथ में। एक इस लेसन में एक शब्द आता है एथनिक शब्द, उसका देखिए कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो एथनिक शब्द क्या है उसका अर्थ मैं बताती हूँ। आप देखो, सामाजिक विभाजन और संस्कृति पर आधारित एक ऐसी ये इकाई है जो किस पर? सामाजिक विभाजन। समाज में जो विभाजन होते हैं, कोई किसी जाति का, कोई किसी जाति का, कोई कम पढ़ा लिखा, कोई शिक्षित ज्यादा, कोई गरीब तो कोई अमीर, तो इस तरह से और होते हैं। हर समाज में विभाजन होता है। ऐसा नहीं कि सब अमीर ही हो, सब गरीब ही हो, कहीं ना कहीं असमानताएं मिलती हैं। तो उसके कारण क्या होता है? हम बस किस चीज को देखेंगे कि एक समुदाय से संबंध रखने वाले लोग हम एक जैसी संस्कृति पर विश्वास रखते हैं क्योंकि उनकी सांस्कृतिक मान्यताएं, उनका जो भौतिक वातावरण है, भौतिक मान्यताएं हैं, वो सब एक जैसी होती हैं, एक समान होती हैं। पूरे समुदाय को एथनिक कहा जाता है, ऐसे पूरे समुदाय को। दोबारा से सुनिए, देखिए, सामाजिक विभाजन और साझा संस्कृति पर आधारित एक शब्द है, एक इकाई है जो लोगों का एक समूह है, एक समुदाय से ही संबंध रखने वाले लोग इसमें रहते हैं। वो अपनी समान संस्कृति पर विश्वास रखते हैं क्योंकि उनकी भौतिक व सांस्कृतिक मान्यताएं भी समान होती हैं। पूरे समुदाय को एथनिक कहा जाता है। वे अलग अलग धर्म, चाहे अलग अलग राष्ट्र को मानते हो, लेकिन उनकी संस्कृति मान्यताएं एक जैसी होती है, वो एथनिक कहलाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। इससे अगले टॉपिक पर कल चर्चा करेंगे। किस पर? ऊर्ध्वाधर वितरण, सरकार के और सरकार का क्षैतिज रूप। इसके बाद हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा, मे बी 1 और 2 डेज में। ठीक है, आप भी मेरे साथ याद करते हुए चलना ताकि आपका काम समय पर कंप्लीट हो सके। मंडे तक आपके पास में चेंज हुआ जो भी सिलेबस है आपका एसएसटी का, वो अपलोड कर दूंगी। आप देख लेना, जो भी चेंजमेंट हुई है, जो लेसन कटे उनको छोड़ देंगे, जो पढ़ा चुके हैं उनको तो रिवाइज करते हुए चलना पड़ेगा क्योंकि मेहनत लग चुकी है। हमारी बेसिक नॉलेज ही कम से कम हमें उनसे हासिल हो सकती है। और उसके बाद जितना भी मैंने काम करवाया है आपको मैं डेली की पिक भेज रही हूँ ब्लैक बोर्ड की, उसको आप सुनते हो, उससे आपको इजीली याद होगा। लेकिन रिवाइज करने के लिए, एक बार समझने के लिए दोबारा से पढ़ा करो और इसे किसी ना किसी नोटबुक में, आपने जो नोटबुक बनाई हुई है, जाइए कितने दिन से काम चल रहा है, तो उसमें इनको नोट करते हुए चलो ताकि किसी भी दिन आपसे आपके होमवर्क की कॉपी मांगी जाए तो आपका काम कंप्लीट हो, ताकि मैं चेक करके आपको वापस रिटर्न कर सकूं। जिस दिन भी हमें कहा गया उसी दिन मैं आपकी नोटबुक मांग लूंगी। ठीक है, ऐसा नहीं हो उसके बाद मुझे 100 बच्चों की क्लास में से मुझे 10 बच्चों की ही नोटबुक आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो समझाया जाता है उसको डेली की डेली याद कीजिए, हमारे साथ चलिए, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, कल मिलते हैं आपसे और डेली की डेली अपना काम बाय रिमेम्बरिंग लर्न करना है। ओके, थैंक यू।